ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो मैं इसमें टोटल आपको 10 मेथड पढ़ाऊंगी, जिनमें से आपका कौन सा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमने पढ़ा था नेचुरल, एंड नेचुरल के कितने टाइप थे? 3 टाइप। फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट हमने पढ़ा था रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड। सेकंड कौन सा था? विड्रॉल मेथड, ठीक है, जिसको और क्या बोलते हैं? कॉइटस इंटरप्टस। थर्ड कौन सा था? लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो फर्स्ट हो जाएगा नेचुरल मेथड। फिर सेकंड कौन सा आएगा? सेकंड आ जाएगा बेरियर। तो बेरियर मेल के लिए भी यूज होता है और फीमेल के लिए भी। तो मेल में क्या बोलेंगे उसको? निरोध। एंड फीमेल में क्या बोला जाएगा उसको? फैमिडो, डायफ्रागम और वॉल्ट और सर्वाइकल कप। तो ये सारे हमने पढ़े थे, तो इनको फटाफट एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद थर्ड मेथड हमने क्या पढ़ा था? तो फर्स्ट हो जाएगा नेचुरल, सेकंड हो जाएगा बेरियर, एंड थर्ड हमने पढ़ा था आईयूडीज, है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। यूटेराइनल नहीं है, क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो वो कितने टाइप की थी? वो भी टोटल 3 तरह की थी। पहला था बायोलॉजिकल इंसर्ट, या सिंपल सा इसको बोलते हैं इनर्ट, सॉरी इंसर्ट नहीं इनर्ट। ये हो जाएगा इनर्ट, जिसका एग्जाम्पल क्या था? लिप्स लूप। अच्छा, लिप्स लूप का स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, LIPPE, तो वहां पे ई लगा दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लिप्स लूप, जो इनर्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर सेकंड हमने पढ़ा था कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, है ना। तो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज की एग्जाम्पल क्या था? कॉपर टी, जो हमने बहुत फेमस सुना है, ठीक है। इसके अलावा वहां पे हमने पढ़ा था कॉपर 200 भी पढ़ा है, फिर कॉपर 250 भी पढ़ा है, और कॉपर 7 भी पढ़ा है। और इसके अलावा जो कॉपर 365 होता है, उसको एक्चुअली बोला जाता है मल्टी लोड। मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375। इसको आप लोग एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कि कॉपर जो 375 होता है, उसको हम लोग पॉपुलर नेम क्या हो जाएगा इसका? मल्टी लोड 375। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? तो एक में लिख देती हूँ यहाँ पे आपका कॉपर टी। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे वहां पे कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के अंदर। और कॉपर बेसिकली क्या करता है? कॉपर बेसिकली वहां पे फैगोसाइटिक नेचर को इंक्रीज कर देगा, तो आने वाले जो स्पर्म होते हैं उनको WBC सारा एंगल्फ कर लेगी, और साथ ही क्या होगा? म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज कर, सॉरी स्पर्म की जो मोबिलिटी होती है उसको वो डिक्रीज कर देगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। एंड हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में एग्जांपल बोलिए। तो आपने पढ़ा था LNG20, आपने पढ़ा होगा, है ना। और सेकंड एग्जांपल बोलिए, प्रोजेस्टासर्ट। तो प्रोजेस्टासर्ट आईओडी का नाम है, और उसमें हम लोग टेक्निकली क्या यूज करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन कौन है? प्रोजेस्टिन, ठीक है। तो ये मैं आपको डिफरेंस समझाऊंगी सारे ना। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 3 मेथड कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा? नेचुरल मेथड। फिर सेकंड हमने पढ़ा था यहाँ पे बेरियर मेथड, बेरियर्स के बारे में। और थर्ड हमने पढ़ा था क्या? आईयूडीज के बारे में। इतना आपको समझ आ गया? नाउ फोर्थ, अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं क्या? ओरल पिल्स के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ आईयूडी यहाँ पे होगी क्या? ओरल पिल्स। तो खाने वाली जो पिल्स होती है ना, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने कभी माला डी सुना होगा, माला डी तो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, ठीक है। तो अच्छा, ये ओरल पिल जो होती है ना, इनके अंदर बेसिकली होता क्या है? तो इनके अंदर हम लोग कंज्यूम करते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, जो बेसिकली कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन और आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन होते हैं। अब या तो इस टैबलेट के अंदर ओनली प्रोजेस्टेरॉन होगा, या फिर इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों चीजें हो सकती है। सो बेसिकली करता क्या है ये? तो आर्टिफिशियल जो एस्ट्रोजन होगा, ये एस्ट्रोजन एफएसएच की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगा, तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा, फिर कि एग नहीं बनेगा ना, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, है ना। और वहीं पे जो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टिन जो होगा, ये प्रोजेस्टिन क्या करेगा? प्रोजेस्टिन जो होगा वो एलएच के सिक्रेशन को क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? फिर एलएच की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बना है ना। तो ये सारी चीजें होती है। अच्छा, क्या बोल रही हूँ कि इसको हम लोग क्या अपटेक कर रहे हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। मैडम वो तो बॉडी जब बनाती है, जब प्रोजेस्टेरॉन मतलब जब प्रेगनेंसी होती है, और जब हम लोग इनको बाहर से खाएंगे
तो ये तो प्रेगनेंसी में हेल्प नहीं करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि ये जो हार्मोन होते हैं क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, एनालोगस होते हैं। तो ये एक्चुअली इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोजन का काम होता है एंडोमेट्रियम को डेवलप करवाना, प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है एंडोमेट्रियम के अंदर ग्लैंड्स को डेवलप करवाना, म्यूकस ग्लैंड्स को ना। तो ये काम एनालॉग नहीं करते हैं। एनालॉग तो सिर्फ क्या करेंगे? मिमिक करेंगे, बट इनका फंक्शन ये नहीं होगा। इतना समझ आ गया? जो एक्चुअली क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई करके शो करेंगे, तो वो फीडबैक इनिबिशन में काम आ जाएगा। बट ध्यान रखना ये नेचुरल हार्मोन नहीं है, तो इनका मोड ऑफ एक्शन कुछ भी नहीं होगा बॉडी के अंदर। इनका जो मेन पर्पस होता है ना, उनका काम क्या है? ये आर्टिफिशियल का एक तो ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देना ताकि क्या हो जाए? फीडबैक इनिबिशन हो जाए। एंड दूसरा, यूट्रस में जहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो नेचुरली जाके जहाँ बाइंड करते हैं ना, तो उन रिसेप्टर के साथ में कॉम्पिटिशन करना, बस ये फंक्शन होता है इसका। ठीक है। अच्छा, ये जो आयोडीज जो ओरल पिल्स होती है ना मैम, ये खाई कब जाती है? अच्छा, एक चीज मैं और बोल रही थी कि जो ये ओरल पिल्स हम लोग जो खाते हैं ना, तो इनके अंदर बेसिकली क्या किया जाता है? एस्ट्रोजन भी खा रहे हैं एंड प्रोजेस्टेरॉन भी खा रहे हैं। तो इसके अंदर दोनों दोनों ड्रग यूज की जा रही है ना, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड पिल। और अगर ओनली सिंपल ओनली प्रोजेस्टेरॉन यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं मिनी पिल। दोनों यूज होगा तो क्या होगा? कंबाइंड पिल होगा। इतना समझ आ गया? अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो दवाई होती है ना, ये टोटल ली जाती है कितना? 21 डेज। हर रोज एक टैबलेट खानी होती है 21 डेज तक। सो बेसिकली इसके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल हमेशा सेम ही रहेगा, बट प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल होगा, आर्टिफिशियल की बात कर रही हूँ, तो आर्टिफिशियल जो प्रोजेस्टेरॉन होगा उसका लेवल क्या होगा? ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। मैं सारा पॉइंट लिखूंगी, अभी रुक जाओ। इतना समझ आ गया? अब मैम इन टैबलेट को स्टार्ट कब करना होता है? तो जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होगा, तो 5th डे से क्या होता है? देखो 1 से लेकर 4 डे तक ब्लीडिंग चलता है, तो 5th डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? टैबलेट खाना स्टार्ट करेंगे। और फिर इसको हम लोग खाएंगे कब? 25th डे तक। तो 5th डे से लेकर 25th डे तक, तो बीच में ड्यूरेशन कितना हो गया? 21 डेज का। ठीक है। तो ये 21 डेज तक रोज एक टैबलेट खानी होती है। मान लो कि मैम कभी गलती से एक दिन मिस हो गया, भूल गए, तो आप दूसरे दिन जो है 2 टैबलेट खा सकते हो। बट ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 5 दिन भूल गए तो 5 दिन टैबलेट खा ली, फिर वो चीज काम नहीं करेगी। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब इसमें हम लोग और पढ़ते हैं सेंट क्रोमन मतलब नॉन स्टेरॉयडल ड्रग, और उसमें एग्जांपल आपका आ जाएगा कौन सा? सहेली। एंड सहेली में आपको बताया था कौन किसने बनाया था? CDRA, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। तो यहाँ पे सिंथेसाइज हुई थी, मतलब इसको बनाया गया था, और वर्ल्ड के अंदर अभी बहुत पॉपुलर है सहेली। तो सहेली को जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं, है ना। और बेसिकली सहेली करती क्या काम है? तो सहेली आपका एक्चुअली जो यूट्रस होता है, एंड उस यूट्रस के अंदर जहाँ पे एस्ट्रोजन जाके बाइंड होगा, ये एक्चुअली उसके साथ कंपटीशन करेगा। तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंटी एस्ट्रोजन है या एस्ट्रोजन एनालॉग हो गया? तो जहाँ पे एस्ट्रोजन को बाइंड होना चाहिए वहां पे कौन बाइंड हो जाएगा? सहेली बाइंड हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि यूट्रस के वॉल के ऊपर अगर एस्ट्रोजन की जगह अगर सहेली बाइंड हो गई, तो सहेली तो वैसे तो कुछ नहीं करेगा केमिकल, है ना, बट जो एस्ट्रोजन होगा वो एस्ट्रोजन क्या करता था? एंडोमेट्रियम को डेवलप करवाता था। तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट फिर नहीं होगा। तो सहेली बेसिकली क्या किया उसने? एंडोमेट्रियम, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है ना, तो एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए एक हेल्दी एंडोमेट्रियम चाहिए होता है। सो बेसिकली सहेली ने क्या किया? एंडोमेट्रियम को ही डेवलप नहीं होने दिया। सो उस केस में क्या होगा? ओव्यूलेशन भले ही हो जाए, फर्टिलाइजेशन भले ही हो जाए, बट इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो ध्यान रखना, सहेली जो ड्रग होती है ना, वो बेसिकली क्या करती है? ओव्यूलेशन को अफेक्ट नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन को भी अफेक्ट नहीं करेगा, बट वो अफेक्ट करेगा किसको? इम्प्लांटेशन को वो इनिबिट कर देगा। एंड इसका जो इफेक्ट होता है काफी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब सहेली खाने के साथ प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते थे। तो मतलब ये काफी इफेक्टिव ड्रग हो जाएगी। और आप बहुत सरप्राइज होने वाले हो कि जिस तरह से फीमेल डेली ये जो लोग टैबलेट खाती है, जैसे एग्जाम्पल सहेली जो होती है ना, वो खाई जाती है स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उसको वीक में 2 बार खाने होती है, तो ट्वाइस इन अ वीक फॉर 3 मंथ। फिर 3 मंथ के बाद इसको कंटिन्यूसली क्या किया जाएगा? वंस इन अ वीक।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम सरप्राइज होने वाली हो कि जैसे एक फीमेल मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स खाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही मेल के लिए भी क्या आती है, ओरल पिल्स आती है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल हम लोग बोलते हैं गॉसिपॉल। हाँ, तो गॉसिपॉल जो होता है वो बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट कर देगा। और गॉसिपॉल एक्चुअली ऑब्टेन किया जाता है कहाँ से, कपास से, कॉटन से। अच्छा, कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसमें से निकलता है एक येलो कलर का पिगमेंट। ठीक है, और ये येलो कलर का पिगमेंट ही एक्चुअली क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है। बट गॉसिपॉल बाद में क्या हो गया, बैन हो गया। क्यों? क्योंकि ये मेल के अंदर परमानेंटली स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ये सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, ओरल पिल्स के बारे में ना। तो ओरल पिल्स जो होती है, ये मैंने कितने बोला था, तो ओरल पिल्स के यहाँ पे दो टाइप होंगे। एक जिसके अंदर ओनली प्रोजेस्टिन होगा, ओनली प्रोजेस्टिन। अब प्रोजेस्टिन क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके अंदर, प्रोजेस्टिन के साथ साथ यहाँ पे कंज्यूम किया जाएगा एस्ट्रोजन भी। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों होगी इसके अंदर, और इसके अंदर ओनली प्रोजेस्टिन। तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कंबाइंड पिल। इसको हम बोलेंगे कंबाइंड पिल। ठीक है, और इसको बोला जाएगा जिसके अंदर ओनली प्रोजेस्टिन होता है, तो उसको बोला जाएगा मिनी पिल। ये समझ आ गया? तो अगर आपने मालाडी सुना होगा, तो मालाडी किसका एग्जाम्पल है, मालाडी कंबाइंड पिल का एग्जाम्पल हो गया। तो एक हो जाएगा मालाडी, एक हो जाएगा मालाडी, और इसमें एक एग्जाम्पल आ जाएगा कौन सा, माला एल। तो अब मुझे बताओ, ये जो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन और आर्टिफिशियल जो एस्ट्रोजन होंगे, ये करते क्या है, तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल हाई करके शो कर दे। सो उस कंडीशन में क्या होगा, फीडबैक इनहिबिशन। तो ये जो प्रोजेस्टिन है, ये बेसिकली इनहिबिट कर देगा किसको, एलएच के सिक्रीशन को। और एस्ट्रोजन जो होगा, जो आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन है, इसका अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में हो गया, तो ये क्या करेगा, एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। तो अब हम लोग बोलेंगे कि टेक्निकली ओरल पिल तो ओव्यूलेशन ही नहीं होने देगा, क्योंकि एफएसएच नहीं बन रहा है ना, एलएच भी नहीं बन रहा है, तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। एंड जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा फिर, हाँ, जब एग भी रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो ओरल पिल्स का मोड ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से होता है ना। अच्छा, अब मैम इसके अंदर आप बोल तो रहे हो ना कि आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टिन। आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टिन। और ये प्रोजेस्टिन कौन सा होता है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा कौन सा, लेवोनोगैस्ट्रिन। पढ़ाया था ना, लेवोनोगैस्ट्रिन। और एक होता है इसके अंदर डोवो। एक काम करो, ये वाला छोड़ दो, आपके सिलेबस में नहीं है ना, तो इसमें एग्जांपल याद रखिए आपने कौन सा, लेवोनोगैस्ट्रिन। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन होता है। और ऐसे ही एक आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन होता है जिसको बोला जाएगा डाइइथाइल एस्ट्राडायोल होता है। ठीक है, तो वो भी एक बार आप आगे से देख लेना, इथाइलिन डाई एस्ट्राडायोल, इथाइलिन एस्ट्राडायोल, इथाइलिन एस्ट्राडाइऑल। तो ये क्या होता है, दिस इज आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हो जाएगा, लेवोनोगैस्ट्रिन। इतना क्लियर हो गया? अब मैंने बोला था कि ये टैबलेट लेनी कब होती है, तो ये टैबलेट हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन से, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये स्टार्ट की जाती है 5th डे से, है ना। और कब तक ली जाएगी, और ये ली जाती कब, 25th डे तक ड्यूरेशन को। तो बीच में टाइम कितना हो गया, 21 डेज का टाइम हो गया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है ना, ब्लीडिंग फेज, तो उसमें तो वैसे भी क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होती है। और यहाँ पे 25th डे के बाद जब इस टैबलेट को स्टॉप कर दिया जाएगा, तो फिर स्टार्ट हो जाती है क्या, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बोल रहे थे कि इन केस इफ, अगर ये पिल क्या हो जाए, मिस हो जाए,
तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि 2 टैबलेट जो है वो एक साथ खाई जा सकती है, ताकि वो क्या करे, वापस जो हार्मोन का हाई लेवल होता है वो वापस हाई लेवल मेंटेन रखे। बट ऐसा नहीं कि 5 दिन दवाई भूल गए तो फिर 5 टैबलेट एक साथ खा ली, नहीं, 2 दिन तक चलता है। इतना समझ आ गया। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था कि ये जब हम लोग टैबलेट कंज्यूम करेंगे तो इस कंजम्पशन में होता क्या है, तो ये जो सारी टैबलेट्स होती है इन सब के अंदर एस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन सब सारी टैबलेट के अंदर सेम होगा। मींस ये मार्केट के अंदर कुछ ऐसा मिलता है कितना, ये ऐसा सर्कुलर होता है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे ना, हाँ इस तरीके से यहाँ पे लिखा भी होता है 1 2 3, मतलब कौन कौन सी टैबलेट आपने खा ली है और इससे पता भी चल जाता है कि कौन सी मिस हो गई है। ठीक है, तो ये टैबलेट किस तरीके से बनाई होती है, तो एक्चुअली इन सारी टैबलेट के अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो सब में कांस्टेंट होता है, बट जो डे 1 पे जो खाई जाती है ना टैबलेट उसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन कम होता है, बट डे 2 के अंदर प्रोजेस्टेरॉन आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होता है, डे 3 में और ज्यादा होगा, डे 4 में और ज्यादा, 5th के अंदर और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो इस तरीके से जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो ये क्या करेगा, फीडबैक इनहिबिशन, है ना। तो ध्यान रखना इन टैबलेट्स के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल सब में सेम होगा, तो ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी ध्यान रखना, क्वेश्चन भी दूंगी, तो इसमें आता है कौन सा, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का लेवल क्या रहेगा, ये सब में सेम होगा, ठीक है, इन ऑल टेबलेट, बट प्रोजेस्टिन, तो आर्टिफिशियल जो प्रोजेस्टिन होगा उसका लेवल जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ये समझ आ गया आपको। चलो, तो ये हमने पिल्स के बारे में पढ़ा था। अब ये पिल्स करती क्या है, तो इसका काम देखते हैं हम लोग, तो इसका मोड ऑफ एक्शन हम लोग देखते हैं, जिसमें एक चीज मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। देखिए ये क्या करेगी, इसको स्टॉप करेगी ना, तो पहला काम क्या हो जाएगा, तो ये ओव्यूलेशन को इनिबिट कर देगा, ओव्यूलेशन को इनिबिट कर देगा पहला काम। फिर दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जो फैलोपियन ट्यूब होगी ना, तो उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलियरी मूवमेंट होते हैं, जो पेरास्टेटिक मूवमेंट होते हैं, और प्लस जो सिक्रीटरी जो मतलब वहां पे सिक्रीशन भी होता है, तो उन सबको ये बंद कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एग अगर बन भी गया, वैसे तो बनता नहीं है, बट वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक्टिविटी नहीं है, तो वो यूट्रस की तरफ ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि फैलोपियन जो एक्शन होते, एक्शन मतलब फैलोपियन के अंदर जो मूवमेंट होंगे एंड इसके अंदर जो सिक्रीशन होगा, इस सिक्रीशन को भी ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो ओवरी के बाद में फैलोपियन ट्यूब से आ जाइए यूट्रस पे, तो यूट्रस के अंदर जो यूटेराइन वॉल होती है उसमें जो एंडोमेट्रियम होती है उसको वो प्रॉपर डेवलप ही नहीं होने देगा, तो मतलब हो जाएगा ऑल्टरेशन इन एंडोमेट्रियम लाइनिंग। क्यों, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ कि देखो जब LH नहीं बनेगा, FSH नहीं बनेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवा रहा है, तो जब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो जो नेचुरल एस्ट्रोजन जो सिक्रीट होगा वो तो होगा ही नहीं, और जब तक कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनेगी प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं होगा। तो इस तरीके से जो नेचुरल एस्ट्रोजन और नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन जो होगा वो सिंथेसाइज नहीं होगा, एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अगर नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये करेगा अल्ट्रेशन इन यूटेराइन वॉल, जिसको मैंने प्रीवियस क्लास में लिखा था एक्टोपिक चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, और वो एक्टोपिक चेंजेस का मतलब मैं इसी की बात कर रही हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होगा यूटेराइन वॉल में, ये क्या करेगा, बिल्कुल एडवर्स कंडीशन या फिर हम बोलेंगे कि सुटेबल कंडीशन डेवलप नहीं होगी फॉर इम्प्लांटेशन, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हो जाएगा अनसुटेबल कंडीशन, ये आप लोग लिख लोगे ना। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे फिर इम्प्लांटेशन नहीं होने वाला है, इम्प्लांटेशन नहीं होगा क्योंकि एंडोमेट्रियम भी प्रॉपर बनी नहीं है। फिर फोर्थ आ जाते हैं सर्विक्स के अंदर, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे सर्विक्स जो होगा उसके अंदर म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड जब सर्विक्स के अंदर म्यूकस बहुत ज्यादा फिल्ड हो जाएगा
तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पर्म जो होते हैं वो ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएंगे, वो सारे ट्रैप हो जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे म्यूकस के अंदर। तो इसकी वजह से हम बोलेंगे कि सर्विक्स में बहुत ज्यादा म्यूकस फिल्ड हो जाने की वजह से स्पर्म की मोबिलिटी जो है वो हो जाएगी डिक्रीज। स्पर्म मोबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, ओरल पिल्स के। इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना माला डी जो होती है वो एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है, कंबाइंड पिल का एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन और आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन दोनों मिलते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करने वाले थे, अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले थे। तो इसमें आ जाएगा आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, सहेली। ठीक है, तो सहेली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको कहाँ पे बनाया गया था, इसको बनाया था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। तो यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं। हालांकि साइंटिस्ट तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो होता क्या है ना, एक बहुत सिंपल सी चीज है। मैं मतलब टीचिंग की बात करती हूँ, तो किसी के लिए टीचिंग काम होता है, मतलब उसका एक जॉब होता है। किसी के लिए टीचिंग उसका पैशन होता है, एंड किसी के लिए टीचिंग उसका सब कुछ होता है। तो आपके लिए आपका काम क्या होता है, आपके लिए आपका मतलब पढ़ाई करना एक काम है, या आपकी पढ़ाई करनी एक ड्यूटी है, या आपकी पढ़ाई करना मतलब आपके लिए जिम्मेदारी है, या आपकी पढ़ाई करना आपके लिए एक कैरियर है, या आपकी पढ़ाई आपके लिए सब कुछ है। तो मतलब वो डिपेंड करता है फिर आपकी साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट की टीम थी CDRI, ठीक है, तो इन्होंने ये ड्रग बनाई थी। तो खैर इनका माइंडसेट फिर उस लेवल का होगा। और नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर, हम लोगों ने बोला था कि ये नॉन स्टेरॉयडल होती है, एंड नॉन स्टेरॉयडल होने की वजह से इसके जो साइड इफेक्ट होंगे वो बॉडी के अंदर बहुत कम होंगे। और बेसिकली जो सहेली होती है ये करती क्या है, दिस इज एंटी एस्ट्रोजन, एंटी एस्ट्रोजन। सो हम बोलेंगे कि यूटेराइन का जो लाइनिंग होता है, ये अगर मान लो यूटेरस है, एंड इस यूटेरस में यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं किसके लिए, एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर होते हैं। तो इस एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ कॉम्पीट करेगा कौन, ये सहेली के अंदर जो ड्रग होता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पे कॉम्पीट कर रहा है किसके साथ, कॉम्पीट विद एस्ट्रोजन फॉर एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर, एंड एस्ट्रोजन बाइंडिंग रिसेप्टर। तो इसके साथ में ये कॉम्पीट करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन क्या होगा, दिस इज एक्टोपिक चेंजेस या फिर ऑल्ट्रेशन इन यूटेराइन वॉल। तो यहाँ पे यूटेराइन वॉल डेवलप ही नहीं होगी। यूटेराइन एंडोमेट्रियम की बात कर रही हूँ, तो यूटेराइन वॉल क्या होगी, डेवलप ही नहीं होगी। तो इसके डेवलपमेंट को ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, डेवलपमेंट को ये इनहिबिट कर देगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि सहेली जो होता है उसका एक्चुअली जो काम होता है वो क्या होता है, ये ना तो यहाँ पे ओव्यूलेशन को अफेक्ट करेगा, तो इसको मैं ऐसे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ। तो हम लोग बोलेंगे कि नो इफेक्ट ऑन ओव्यूलेशन, नो इफेक्ट ऑन ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। इसके ऊपर तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट इनहिबिट क्या, इनहिबिट इम्प्लांटेशन। सो बेसिकली सहेली जो है वो इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। इतना समझ आ गया। चलिए, तो ये बहुत ही पॉपुलर है अभी। और मैंने बोला था कि सहेली को कब लिया जाता है, तो सहेली को लिया जाएगा कि कब, ट्वाइस इन अ वीक। बट आपने तो बोला था वंस इन अ वीक, फिर मैं बोलती हूँ ट्वाइस इन अ वीक फॉर 3 months, देन वंस इन अ वीक, फिर इसको वीक में एक बार खाई जाती है। इतना समझ आ गया। तो ये कहानी थी सहेली। तो आप तो देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको तो ऐसे दिल से चिपका लेना, क्योंकि 12th बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये सहेली, है ना।
चलो, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि एक मार्केट के अंदर मेल्स के लिए भी पिल आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसिपॉल। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज गॉसिपॉल, और इसको बोला जाएगा क्या, मेल ओरल पिल। और ये कहां से ऑब्टेन की जाती है, ये ऑब्टेन की जाती है कहां से, कॉटन का साइंटिफिक नेम सर्च करना तो, हाँ कॉटन का साइंटिफिक नेम, तो हम लोग बोलेंगे कि ये ऑब्टेन की जाती है कॉटन सीड से। और कॉटन की सीड में से आपको क्या मिलेगा, एक येलो पिगमेंट मिलेगा। तो ये पिगमेंट जो है वो बेसिकली होता है कौन सा, गॉसिपोल, जो बेसिकली क्या करता है, इन मेल ये इनिबिट कर देगा किसको, इनिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस को, स्पर्मेटोजेनेसिस को ये इनिबिट कर देगा। इतना कौन समझ आ रहा है। बट ये बाद में क्या बोलेंगे हम लोग कि ये बाद में हो गई थी बैन। एंड बैन क्यों हो गई थी, बिकॉज ये परमानेंट इनिबिशन कर देगा, परमानेंट इनिबिशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो दैट्स व्हाई गॉसिपोल जो है नाउअडेज मार्केट के अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं होती है। तो ये हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा है कौन सा, ओरल पिल्स। तो देखो इनके अंदर हम खाते क्या है, स्टीरॉइड खाते हैं। तो स्टीरॉइड का कहीं ना कहीं क्या होता है, साइड इफेक्ट जरूर होगा, लाइक नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, या कभी अगर मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे, और लेटर स्टेज में जब आप इनको बंद करोगी और जब प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो उसमें मिसकैरेज के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली देखो इन सब के साइड इफेक्ट तो होते ही होते हैं। तो ना ये चीज क्या हो जाएगा, ओरल पिल्स। क्लियर। चलो अब देखो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें रोज याद करना पड़ता है कि मतलब रोज टैबलेट लेनी है, मिस कर गए तो, है ना। तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट आया था कौन सा, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इंजेक्टेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार इंजेक्शन लगाओ और फिर उसके बाद छुट्टी। हाँ, तो इसमें आता है डेपो प्रोवेरा। एंड डेपो प्रोवेरा जो होता है वो लगाया जाता है 3 मंथ्स के अंदर एक बार। तो 3 महीने में एक बार हमने एक इंजेक्शन लगवा दिया, और बेसिकली उसमें भी क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। कौन सा वाला, आर्टिफिशियल वाला। और आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टिन। चलिए, तो फिफ्थ कैटेगरी हमारी हो जाएगी यहाँ पे कौन सी, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, इंजेक्शन लिया जाता है ब्लड के अंदर ना, तो बेसिकली ब्लड में नहीं, इसको मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि मसल्स में ये थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, लीक होता रहेगा, ताकि ब्लड में कंटिन्यूसली इसका ब्लड का मतलब इनका हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहे। बाकी देखो इनके अंदर भी होता क्या है, आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन दोनों होता है। तो जो काम ओरल पिल्स का हमने पढ़ा था ना, वही एग्जैक्टली सेम काम भी किसका होगा, इंजेक्टेबल पिल्स का होगा, सॉरी कॉन्ट्रासेप्टिव का होगा। तो इसमें क्या हम बोलेंगे कि यहाँ पे सेम एक्शन लाइक ओरल पिल्स। तो वो 4 फंक्शन वापस लिख देना, क्योंकि देखो उसमें भी हार्मोन थे, बस वहां पे हार्मोन हम लोग टैबलेट के फॉर्म में खा रहे थे, यहाँ पे हार्मोन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इंजेक्शन से ले रहे हैं। तो मोड ऑफ एक्शन तो सेम ही रहेगा ना, कैसा, ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगा, है ना। और फिर हमने पढ़ा था फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, मूवमेंट नहीं होंगे, और प्लस यहाँ पे कोई सिक्रेशन भी नहीं होगा। यूट्रस के अंदर क्या होगा, यूटेराइन चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे एंडोमेट्रियम प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। एंड जो सर्विक्स होगा यहाँ पे क्या होगा, खूब सारा म्यूकस फिल्ड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ये रिदम मेथड पढ़ाया था ना। तो रिदम मेथड के अंदर क्या होता है कि हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ओव्यूलेशन हो गया। तो जिस टाइम ओव्यूलेशन होता है तो मैंने आपको बोला था कि म्यूकस रिलीज होता है ना। तो एक्चुअली वेजाना से जो म्यूकस रिलीज होता है ना स्मॉल अमाउंट के अंदर, उसको अगर आप लोग ऐसे फिंगर और थंब के बीच में रखिए और उसको ऐसे कीजिए,
तो ऐसे खींचने में ना, ऐसा स्ट्रेचेबल अगर होगा तो अगर खूब सारा ये स्ट्रेच हो सकता है, इसका मतलब ये वाला म्यूकस जो है वो क्या है, ससेप्टेबल है टू रिसीव स्पर्म। बट अगर मान लो कि ऐसे स्ट्रेच करने पर वो म्यूकस टूट जाता है तो उसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। तो वापस बोल रही हूँ, जब क्या होता है म्यूकस ओव्यूलेशन होगा तो ओव्यूलेशन के टाइम इस म्यूकस का जो विस्कोसिटी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका थिकनेस इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग के अंदर यॉक होता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, इसको थंब और फिंगर के बीच में रख के ऐसे स्ट्रेच करेंगे। तो ऐसे स्ट्रेच करने पर अगर ये खूब स्ट्रेच अगर हो जाता है, इसका मतलब ओव्यूलेशन हो गया है। और ये वाला जो म्यूकस है ये रेडी है किसको, स्पर्म को रिसीव करने के लिए, ये इसके लिए ससेप्टेबल है। इतना क्लियर हो गया। और अगर ऐसे करते अगर म्यूकस टूट जाता है, इसका मतलब ओव्यूलेशन नहीं हुआ है। तो मतलब उस टाइम जो है लेस विस्कस आपको क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा। तो इस टेस्टिंग को हम बोलते हैं स्पिन बारगेट टेस्ट। स्पिन SPIN BARKITT। अगर किसी ने पैकेज पढ़ा होगा तो ये मैंने टॉपिक छोड़ दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है, तो वहां पे लिखा हुआ है रिदम मेथड के अंदर स्पिन बार टेस्ट, स्पिन बार किट टेस्ट। तो ये क्लियर हो गया आपको। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। तो इसमें सेम एक्शन लाइक ओरल पिल्स, और बेसिकली इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एस्ट्रोजन भी होगा एंड प्लस प्रोजेस्टिन भी होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन भी होगा, इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। और बेसिकली क्या किया जाएगा, इसमें इंजेक्शन लिया जाता है। और ये जो इंजेक्शन होता है ये वंस इन अ मंथ भी हो सकता है और वंस इन अ 3 मंथ भी हो सकता है। तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, वंस इन अ ये मंथ भी हो सकता है और वंस इन अ 3 मंथ भी हो सकता है, वंस इन अ 3 मंथ्स। तो हर थर्ड मंथ में इसको रिपीट करना होता है। तो ये होता है कौन सा, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। और एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये होता है कौन सा, डोपा प्रोवेरा, डोपा प्रोवेरा, ये इसका एग्जांपल है। जैसे माला डी और माला एल क्या है, वो एग्जांपल था कंबाइंड पिल का, ठीक है। तो वैसे ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये भी एक तरह से कंबाइंड ही तो हो गया ना, बट ये कंबाइंड इंजेक्टेबल हो जाएगा जिसके अंदर दोनों यूज होता है। अब तुम सोचो कैसे याद करेंगे, तो देखो डोपा प्रोवेरा में 2 वर्ड है ना, तो 2 वर्ड मतलब यहाँ पे दोनों हार्मोन यूज हुए, तो मैंने इसको ऐसे याद किया था। इतना क्लियर हो गया। नाउ 6th इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंजेक्टेबल के बाद इम्प्लांटेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लांट। देखो इसका वीडियो मैंने बहुत पहले आपको शायद रिलीज नहीं किया था, नहीं, इम्प्लांट एक काम करना, आप गूगल करना एंड गूगल करने के बाद देखना इसको यूट्यूब पे ना, तो हार्डली कोई 1 या 2 मिनट का कोई वीडियो अगर मिल जाए तो उसमें देख लेना। अब इम्प्लांट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक होता है नोर प्लांट और एक होता है इम्प्लेनोन। इम्प्लेनोन, तो एक काम करना, देखो IIMPPLLAAN, तो ये जो टी है ना, टी को हटा के क्या लिख दिया आप लोगों ने, ऑन, तो इसका एक टाइप बन जाएगा इम्प्लांट होने वाला इम्प्लेनोन, और एक हो जाएगा क्या, नॉर प्लांट। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हाँ ये दोनों एग्जाम्पल है। सो बेसिकली जब आप गूगल करोगे तो नॉर प्लांट जो होता है ना, बिल्कुल जैसे मैच स्टिक होती है ना, हाँ बिल्कुल वैसे ही सिलिकॉन की बनी होती है, और उसके अंदर फिल्ड होता है क्या, आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन। तो ध्यान रखना, इम्प्लांट जो होता है उसके अंदर ओनली प्रोजेस्टिन होता है, ओनली प्रोजेस्टिन। तो इसको याद कैसे करोगे, इसमें 2 वर्ड है तो यहाँ पे दोनों हार्मोन हो गए, तो बाकी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओनली सिंगल हार्मोन हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो मैच स्टिक होती है ना, बिल्कुल वैसी 1 2 3 4 5 6, तो आपने ये डायग्राम ऐसा क्यों बनाया मैम, आप चाहते तो इनको ऐसे भी बना सकते थे 6, है ना, नहीं, जब हम इनको क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। अब नाउ क्वेश्चन है कि इनको इम्प्लांट कहाँ करेंगे, तो एक्चुअली जो अंडर आर्म्स होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक हल्का सा ना इंजेक्शन टाइप का होता है, तो वैसा ही क्या होता है, इनको यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है।
और इनको जब इम्प्लांट किया जाता है तो ऐसे किया जाता है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये फैन शेप जो है ना, FAN फैन शेप, तो ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है यहाँ पे नॉर प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल कितनी स्टिक बनाई मैंने, 6। इनका नंबर भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये 6 स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये बेसिकली किसका बना होता है, सिलिकॉन का। आप सिलिकॉन क्यों बनाते हैं, बिकॉज इसमें से फिल्ड होता है क्या, इनके अंदर फिल्ड होता है प्रोजेस्टेरिन। तो ये प्रोजेस्टिन बाहर भी तो आना चाहिए ना, सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे कि ये सिलिकॉन क्या होता है, परमिएबल होता है। और इसमें से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा जो है प्रोजेस्टिन जो होता है वो लीक होता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, एंड कहाँ पे पहुंच जाएगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो अगेन मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, वो सेम लाइक ओरल पिल्स। देखो अल्टीमेटली हार्मोन ही है, आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स। अब इन हॉर्मोन्स को आप या तो टैबलेट के फॉर्म में खाओ, या फिर इन हॉर्मोन्स को है ना इंजेक्शन के थ्रू ले लो, या फिर इन हॉर्मोन्स को हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवा लो। तो बेसिकली इन तीनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो इन तीनों का सेम ही रहेगा, बस इनको बॉडी के अंदर यूज करने का तरीका अलग अलग है। इतना क्लियर हो गया। तो ये सिलिकॉन होता है जिसके अंदर फिल्ड होता है ये, और ये कैसा होता है, परमेबल, जिसमें से ये प्रोजेस्टिन जो है वो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बाहर आता रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, इनको कहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा, तो लोकल एनेस्थीसिया देके हल्की सी एक छोटी कट करके उसमें इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अंडर आर्म्स के अंदर, बाकी आप थ्योरी लिख लेना। और पता है नॉर प्लांट जो होता है ना, एक बार 5 ईयर लगवा लो उसके बाद में छुट्टी, तो रोज रोज जो है ना उसमें टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कब तक इफेक्टिव होती है, ये 5 ईयर्स तक इफेक्टिव होगी। 5 ईयर्स तक क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये सिंपल सी कहानी थी नॉर प्लांट। अब इसमें भी डर लगता है कि मैडम 6 स्टिक यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो ये तो मतलब बहुत डरावनी चीज हो गई ना। तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही, हाँ, तो बस ये सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम इम्प्लेनॉन। ठीक है, तो इम्प्लेनॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। और इसको सिर्फ एक ही को इम्प्लेनॉन को सिंगल ही क्या किया जाएगा, इम्प्लांट किया जाएगा। और बेसिकली ये क्या होता है, ये इफेक्टिव होता है फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों तक, क्योंकि अकेला है ना तो ज्यादा प्रोजेस्टिन तो होगा नहीं इसके अंदर, सो दैट्स व्हाई इससे थोड़ा कम ही इफेक्टिव होगा। तो ये क्या होगा, 3 ईयर्स तक इफेक्टिव होगा, और 3 ईयर के बाद में इसको चेंज कर दिया जाता है, इनको निकाल दिया जाता है पुराने वाले को और नया इसमें ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, वही लोकल एनेस्थीसिया देकर यहाँ पे अंडर आर्म्स के अंदर, ताकि दिखे नहीं ना बुद्धू लोग ना। तो ये क्या होता है, इम्प्लांट हो गया। इतना क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अब 6 हो गया, 7 इमरजेंसी पिल के बारे में। तो ध्यान रखना, जो मैंने हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज पढ़ाई थी ना, यूट्रस के अंदर जो आयोडीज इम्प्लांट करते हैं एंड जो हार्मोन रिलीज करता है, तो उसका मोड ऑफ एक्शन, ओरल पिल्स का, इंजेक्टेबल और इम्प्लांट, इन चारों का मोड ऑफ एक्शन सेम रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सब में से क्या रिलीज हो रहा है, वही हार्मोन ही रिलीज हो रहे हैं, बस यूज करने का तरीका सबका अलग अलग है। कितना क्लियर हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो बताओ फर्स्ट कौन सा था, नेचुरल मेथड, सेकंड बैरियर, थर्ड आयोडीज, फोर्थ ओरल पिल्स, फिफ्थ इंजेक्टेबल पिल्स एंड सिक्स्थ इम्प्लांट। नाउ सेवंथ हम पढ़ेंगे इमरजेंसी पिल के बारे में। तो इमरजेंसी पिल आपने सुना होगा 72 आवर के नाम से, ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। तो ये कब यूज की जाती है, अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं अनसेफ अगर सेक्स हो जाता है, तो उस केस में फर्टिलाइजेशन तो अब हो गई होगा, सो उस केस में इनको यूज किया जाता है इमरजेंसी के अंदर। ठीक है, और बेसिकली इसमें भी क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन एनालॉग आर्टिफिशियल, जो बेसिकली इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे थे इमरजेंसी। इमरजेंसी बोल सकते हैं या फिर इसको मॉर्निंग आफ्टर पिल बोल सकते हैं, मॉर्निंग आफ्टर पिल, या फिर इसको हम लोग और 72 आवर भी बोलते हैं।
क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके मैक्सिमम चांसेस कब तक होते हैं, 72 आवर तक, क्योंकि जो एग होता है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 24 आवर से, है ना। और स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है अप टू 3 to 4 डेज। तो 3 to 4 डेज मतलब 72 आवर्स हो गए ना। तो मतलब स्पर्म का लाइफ साइकिल होता है कितना, स्पर्म का लाइफ स्पैन होता है 3 to 4 डेज, एंड 3 to 4 डेज का मतलब से अप टू 72 आवर्स। हाँ, तो इसके बाद जो है फिर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि तब तक स्पर्म की डेथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, और इनके अंदर भी क्या होता है, इनके अंदर भी पिल्स इमरजेंसी क्या, सॉरी, इसके अंदर भी क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन ही होगा, ओनली प्रोजेस्टेरॉन। और ये कब मतलब यूज किया जाता है, अगर मतलब सेफ अगर सेक्स हो जाता है तो, ठीक है। और इमरजेंसी पिल अगर मान लो कि अगर इस केस में अगर इमरजेंसी पिल अगर नहीं खाए और विद इन 72 आवर में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आईयूडी भी इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। तो एक अदर ऑप्शन हमारे पास ये है कि विद इन 72 आवर, विद इन 72 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा सकता है, आईयूडीज को इम्प्लांट भी किया जा सकता है, अगर हम लोग इमरजेंसी पिल कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं तो। ये क्लियर हो गया। चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड। कौन सा मेथड, यहाँ पे सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड क्या होगा बोलो। तो सर्जिकल मेथड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो सर्जिकल ध्यान रखना, मेथड जो होता है ये एक परमानेंट मेथड होगा, और ये मेथड जनरली कौन यूज करते हैं, जिनकी प्रॉपर शादी भी हो गई है और उनकी फैमिली पूरी प्लानिंग हो गई है, लाइक उनको प्लान था कि एक ही बच्चा करना है या 2 बच्चे, है ना। अब उनकी फैमिली सेट हो गई है, उसके बाद नाउ दे गो फॉर सर्जिकल मेथड। इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये सबसे सेफ तरीका हो गया। बाकी इन सब के अंदर क्या होता है, पिल्स वगैरह यूज होती है ना, तो उनके अंदर एक्सटर्नली हम लोग हार्मोन यूज कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट होता है। इवन जो आईयूडीज होती है, इंट्रा यूटेराइनल जो डिवाइस होती है, जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती है, उसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होता है। ठीक है, कभी कभी एलर्जी हो जाती है, वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है, और एंडोमेट्रियम का ना डेवलपमेंट फिर प्रॉपर नहीं होता है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे मिलते हैं। बट सर्जिकल मेथड सबसे सेफ, बट इसको सिर्फ वही यूज करते हैं जिनकी ऑलरेडी फैमिली प्लान हो चुकी है। ठीक है, तो ये कैसा होगा, परमानेंट मेथड होगा। और इसका रिवर्सिबिलिटी जो है, रिवर्सिबिलिटी वो बहुत पुअर है। मान लो कि एक बच्चा हुआ और उसके बाद में अब कपल चाहते हैं कि दूसरा बच्चा भी कंसीव करे वो, है ना, और डॉक्टर के पास गए कि भाई मैंने तो वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी करवा दी थी, आप बताओ क्या करें। तो वापस वो क्या करेंगे, दोनों ट्यूब को टाई करने, मतलब सॉरी ज्वाइन करने की, रीजॉइनिंग की कोशिश करेंगे, बट ध्यान रखना उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। सो दैट्स व्हाई इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी क्या होगी, बहुत ही पुअर होगी। इतना क्लियर हो गया। चलो, अब सर्जिकल मेथड जो है वो किसके लिए यूज होता है, ये मेल के लिए भी यूज हो सकता है और फीमेल के लिए भी यूज हो, आपको पता ही होगा ये तो मेल के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं क्या, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी, देखो कभी भी आता है ना टॉमी टॉमी टॉमी, और टॉमी कौन होता है, डॉग होता है ना, डॉग का काम क्या होता है, काटना। ठीक है, तो बायोलॉजी के अंदर कभी भी अगर टर्म आता है टॉमी, तो टॉमी का मतलब होता है सर्जरी करना, कट करना, तो ये होता है वैसेक्टोमी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, ट्यूबेक्टोमी हो गया। ठीक है, और बेसिकली वैसेक्टोमी जो होता है ना, उसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है क्लासिकल मेथड जो बहुत टाइम से चलता आ रहा है ना। क्लासिकल मेथड में क्या होगा, क्लासिकल मेथड के अंदर सिंपल सा जो स्कॉटम होता है, एंड स्कॉटम के अंदर क्या होगा, वहाँ पे वास्ट डिफरेंस भी होगी। मैंने आपको इसका वीडियो शेयर किया था, हाँ 2 वीडियो मैंने आपके इसको ऑलरेडी थोड़े दिन पहले मैंने शेयर किए थे, तो जिनको नहीं मिले पुराने देखो वापस, है ना। तो उसमें जो वीडियो में था क्या था कि टेस्टिस के ऊपर क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होती है ना, तो उसको ऊपर की तरफ निकाल के एक छोटा सा कट लगा के स्कॉटम के अंदर उसको बाहर निकाल दे, एंड बाहर निकालने के बाद उसको काट दिया जाता है, एंड काट के दोनों एंड्स को फिर टाई कर दिया जाता है। तो ये होता है क्लासिकल मेथड के अंदर। बट दूसरा होता है कौन सा, नॉन
सॉरी जिसके अंदर सर्जरी मतलब कट नहीं किया जाता है बेसिकली, उसमें हीट और हम लोग यूज करते हैं क्या, क्लिप यूज करते हैं। ठीक है, तो हीट और क्लिप यूज किया जाता है। तो वैसेक्टोमी भी 2 टाइप की हो जाएगी। तो ये आपको देखो एक बार देख लेना मॉड्यूल से, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो वैसेक्टोमी 2 टाइप की हो जाएगी। पहला हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, कट करना एंड देन टाई करना, फर्स्ट मेथड। एंड सेकेंड कौन सा हो जाएगा, पहले हीट करेंगे एंड फिर उसके बाद उसको क्लिप कर देंगे। तो इसके लिए प्लीज आप इसका वीडियो देखो। तो ये तो बहुत ही क्लासिकल मेथड हो जाएगा। और बेसिकली वैसेक्टोमी में क्या कट किया जाता है, तो आपको पता ही होगा, पास डिफरेंस की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो इतना सबको पता है ना। ठीक है, चलो तो ये वाला मेथड हो जाएगा कौन सा, सर्जिकल मेथड, सर्जिकल। ठीक है ना, उसके बाद नाम लास्ट हम लोग यहाँ पे पॉइंट पढ़ेंगे, 9th कौन सा, एमटीपी के बारे में। तो ना नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एमटीपी। ये तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट का जब मान लो कि बेरियर्स भी यूज किया था, पिल्स भी यूज किया था, नेचुरल मेथड भी यूज किए थे, उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो गई और वो अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब वो बच्चा कंसीव नहीं रखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो वैसे एबॉर्शन बोलना बहुत गंदा लगता है ये वर्ड ना, तो साइंस के अंदर यहाँ पे टर्म यूज किया जाता है कौन सा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 1971 के अंदर, मतलब बहुत टाइम पहले, इस एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था। ठीक है, और हर साल अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 20 मिलियन यहाँ पे अबॉर्शन किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो अगर सोचो कि वो बच्चे अगर अबॉर्ट नहीं होते तो क्या होता है, पॉपुलेशन कितना ड्रास्टिक इंक्रीज होता है। देखो इंडिया के अंदर एमटीपी यूज होता है बट अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास गए हमें बच्चा नहीं चाहिए, नहीं, वो पूरे एक लीगल प्रोसेस होता है एंड उसके अंदर प्रॉपर है ना साइन करना होता है डॉक्टर को भी। हाँ, एंड वो पूरा मतलब एक तरह से गवर्नमेंट एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म के ऊपर ही साइन होते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी गए और डॉक्टर के पास हमें बच्चा नहीं चाहिए। हाँ, इवन एक कपल है, कपल के अंदर फीमेल है ना, उसकी वाइफ है, और वाइफ अगर जाके डॉक्टर को बोलती है कि नहीं मुझे बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में बिल्कुल उसको अबॉर्ट नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं आप अपने हस्बैंड को भी लेके आइए। सो ये पूरा लीगल प्रोसेस होता है और इसके अंदर पूरा जो ओनली ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स होते हैं सिर्फ वही क्या कर सकते हैं, अबॉर्ट कर सकते हैं। बट इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ था इंडिया के अंदर बहुत टाइम पहले, अभी भी हो रहा है क्या, कि फीमेल फीटिसाइड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बट तो हम लोग बोलेंगे कि ये एमटीपी गवर्नमेंट कब अलाउ करती है, तो ये अलाउ कुछ कंडीशन के अंदर करेगी कि अगर मान लीजिए कि मदर की जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा खराब चल रही है और वो भी कंडीशन में नहीं है कि बच्चे की प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे, है ना, मतलब मदर की हेल्थ बहुत खराब है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा यूजेनिक्स। ठीक है, तो यूजेनिक्स इश्यू के बारे में बात करें तो यूजेनिक्स प्रॉब्लम, एंड यूजेनिक्स प्रॉब्लम का मतलब होता है जेनेटिक प्रॉब्लम। तो अगर मान लीजिए आपने एमनियोसेंटेसिस किया, सीडीएस किया और बाद में पता चला कि बच्चे को कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है, तब गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि हाँ ये ठीक है। और उसके अलावा जो बहुत खराब चीज रेप अगर हो जाता है तो उसमें भी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें अबॉर्ट किया जा सकता है बच्चे को। या फिर अगर मान लो कि जो कपल, ठीक है, और अगर वो नहीं मानते हैं कि हमें बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि इनके क्या हुआ था, फेलियर ऑफ ऑल, मतलब क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इस केस के अंदर भी एक्सेट्रा, तो यहाँ पे एमटीपी अलाउड हो जाती है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये कब रूल लगा था, तो इन इंडिया ये एप्लीकेबल हुआ था 1971 के अंदर। ये समझ आ गया, तो ये कहानी थी एमटीपी के बारे में। अच्छा, अब एमटीपी के अंदर क्या किया जाता है, मतलब जैसे बच्चे अबॉर्ट करते हैं ना, मतलब ये बहुत खराब वर्ड है बार बार बोलना, और ऐसा भी है सच बेटा कि बहुत सारी कंट्री जो है
एमटीपी अलाउ नहीं करती, वहां पे लीगलाइज नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हुई तो आपको बच्चा कंसीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसको जिंदा रहना चाहिए या उसको मर जाना चाहिए, है ना। तो ये आप नहीं डिसाइड कर सकते, उस बच्चे की लाइफ है। तो जो उसको लाइफ मिल चुकी है ना, तो जो उसके क्या बोलते हैं यहाँ पे कुछ इमोशनल वैल्यू भी होते हैं, सोशल वैल्यू भी होते हैं, तो ये सारी चीजें भी आती है। तो बहुत सारी कंट्रीज है जो एमटीपी को अलाउ नहीं करती है, बट इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे अलाउ करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन वैसे ही बहुत ज्यादा ड्रास्टिक एकदम रॉकेट की तरह इंक्रीज हो रही है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एमटीपी करेंगे कैसे फिर। तो इसमें देखो, एमटीपी जो है ना गवर्नमेंट अलाउ करती है अप टू 20 वीक्स तक, मैक्स टू मैक्स 20 वीक। अब 20 वीक का मतलब कितना होता है, 20 डिवाइड बाई 4, तो मतलब हो जाएगा कितना, 5 मंथ ना। 5 मंथ के बाद में एबॉर्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो मतलब मदर के ऊपर बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि मतलब बेबी जो होता है वो पूरा का पूरा क्या हो चुका है, एंडोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो चुका है। आप उस कंडीशन में आप उसको क्या करोगे, स्क्रैप करोगे ना, तो हो सकता है मदर की भी डेथ हो सकती है ओवर ब्लीडिंग की वजह से, है ना। सो दैट्स व्हाई मैक्स टू मैक्स, मैं मैक्स टू मैक्स की बात कर रही हूँ, तो मैक्स टू मैक्स कब तक, 20 वीक्स तक अलाउ है। बट जो वो भी सेफ नहीं होता है, सेफ ओनली होता है अप टू 12 वीक। 12 वीक का मतलब 3 वीक। 3 वीक के बाद में जो है डॉक्टर खुद मना कर देते हैं कि अगर बहुत ज्यादा ही जरूरी है तो ही आप रिस्क लीजिए, अदरवाइज जो है इस मदर के ऊपर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट आने वाले हैं, है ना। तो ये चीजें होती है इसके अंदर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एमटीपी अलाउड होती है, अलाउड अप टू 20 वीक्स, बट हम बोलेंगे कि सेफ कब तक होगी, तो सेफ अप टू ओनली 12 वीक्स। 12 वीक्स का मतलब 3 मंथ, 12 वीक्स या फिर हम बोलेंगे 3 मंथ तक, है ना, सेफ है, उसके बाद में सेफ नहीं है। अब ये करेंगे कैसे, तो इसके 3 मेथड है। या तो फिर क्या किया जाता है, टैबलेट खिलाई जाती है, 2 मंथ तक अगर होता है तो टैबलेट खिलाई जाती है, बट उसके बाद में क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, सलाइन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। और सलाइन सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है, या फिर उसको स्क्रैप कर लिया जाता है। तो मतलब स्क्रैप तो आप समझती हो ना, या तो वहां पे वैक्यूम किया जाएगा, वैक्यूम, ठीक है, या फिर उसको क्या किया जाएगा, सर्जरी के थ्रू स्क्रैप कर लिया जाएगा। यहाँ पे क्या की जाएगी, ये मेरे साथ कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ पे सर्जरी की जाती है, एंड सर्जरी के अंदर क्या किया जाएगा, यहाँ पे स्क्रैप किया जाएगा, ठीक है। और वैक्यूम एस्पिरेशन, हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैक्यूम एस्पिरेशन। और एस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, सक करना, खींच लेना। तो इसमें बच्चे को क्या किया जाएगा, वैक्यूम लगा के खींच दिया जाएगा। ये तरीके होते हैं यहाँ पे, बट इसके अंदर ये कब तक यूज किया जाता है, ये यूज किया जाएगा अप टू 2 मंथ तक, ठीक है। एंड इसमें जो टैबलेट यूज की जाती है दैट इज RU486, क्या नाम है इसका, RU486, और इसको हम लोग बोलते हैं मिफप्रेस्टोन, मिफप्रेस्टोन, तो इस टैबलेट को हम लोग बोलते हैं RU486, या फिर इसको बोला जाता है मिफप्रेस्टोन होता है ना, मिफप्रेस्टोन, ठीक है। सो बेसिकली ध्यान रखना, अगेन ये जो दवाई है ना, ये सिर्फ ओनली लीगलाइज डॉक्टर ही अलाउ करेंगे, ये पूरा लीगल प्रोसेस होता है, ये ऐसे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। और बेसिकली ये करता क्या है, ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन होता है। कॉमन सेंस की बात है, पी से प्रोजेस्टेरॉन, पी से प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन चाहिए होता है प्रोजेस्टेरॉन, तो एक काम करो, प्रेगनेंसी को ब्रेक करने के लिए, एंडोमेट्रियम को ब्रेक करने के लिए आप प्रोजेस्टेरॉन को कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। और इसको खाने के बाद जो है वो क्या स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे जब एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरॉन नहीं मिलेगा तो एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही,
बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।